हेलो गाइस, ये अभी एक प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर वाले हिस्ट्री का सेकंड यूनिट का सेकंड वीडियो है। जो इसका फर्स्ट वीडियो है ये मैंने पहले अपलोड कर दिया और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा पाषाण काल के बारे में डिटेल से जो है इसका पे वीडियो बनाई है। एंड इस वीडियो में हम मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में डिटेल से जो है पढ़ेंगे। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ताम्रकाल और खाद्य उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें जो है इन 5 जो ये टॉपिक है इसमें आपका जो चैप्टर है वो ऑल कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य पाषाण काल। गाइस, मैंने पूर्व पाषाण काल में आपको सबसे पहले पढ़ाया था कि जो पूर्व पाषाण काल था उस समय जो है शीत युग था, ठीक है। और उस समय का जो मानव था वो गुफाओं के अंदर रहता था। और अगर हम बात करें पूर्व पाषाण काल के टाइम पीरियड की, तो उस समय का जो टाइम पीरियड माना जाता है 15 लाख से 8000 ईस्वी पूर्व का टाइम पीरियड माना जाता है। और वहीं बात करें मध्य पाषाण काल की, तो इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी तक का। तो 8000 से 4000 के बीच में जो भी मानव ने विकास किए, ठीक है, जैसे जैसे औजार बनाए, ठीक है, उस समय का जो वातावरण था वो कैसा था, ठीक है, इन सब के बारे में हम मध्य पाषाण काल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह काल पूरा पाषाण काल व नव पाषाण काल के मध्य का संक्रमण का काल है। इस काल तक हिमयुग पूरी तरह से समाप्त हो चुका था तथा जलवायु गर्म तथा आर्द्र हो चुकी थी, जिसका प्रभाव पशु पक्षी तथा मानव समूह पर भी पड़ा था। तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था कि जलवायु जो है वो गर्म हो गई थी, क्योंकि जो पूरा पाषाण काल है वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम शीतकाल कहते हैं, क्योंकि वो समय जो है काफ़ी ठंड रहती थी, जिसकी वजह से जो पूरा पाषाण काल के मानव थे वो जो है गुफाओं के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय जो है व्यतीत करते थे। और वही जैसे जैसे ये काफ़ी सालों की बात है, ठीक है, लाखों सालों की बात है, हजारों सालों की। तो धीरे धीरे मध्य पाषाण काल आते आते जलवायु क्या है धीरे धीरे गर्म होने लगी, जलवायु में परिवर्तन हो गया, ठीक है। इससे जो है जो उस समय का मानव था उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, पशु पक्षी पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा, ठीक है। जो अंदर गुफाओं में उस टाइम का मानव जो है वो रहता था शीतकाल में, ठीक है, पाषाण युग में, वो क्या हुआ मध्य पाषाण में वो पहाड़ियों पर रहने लगा, ठीक है, क्योंकि उस समय जो है जो वातावरण था वो गर्म हो गया। रहने के स्थान की बात करें तो चूंकि इस काल में मौसम आजकल जैसा हो गया था, इसका असर उस समय के मानव के रहने के स्थल पर भी पड़ा था। अब वह केवल गुफा, चट्टान, आश्रम तथा नदियों के किनारे पर रहता था, परंतु समुद्र के किनारे खुले मैदान, पहाड़ी और ऊपर रेतीला या पथरीले सभी प्रकार के स्थलों पर वो रह सकता था। तो वो मध्य पाषाण काल में इतना जो है उसका टेम्परेचर अच्छा हो गया था उस टाइम का कि जो मानव पहले जो गुफाओं के अंदर रहता था, अब वो क्या है कि गुफाओं को छोड़कर वो क्या कर रहे थे, नदियों के किनारे पर रहते थे। वहाँ पे ठंडी हवाएं चलती थी, ठीक है, समुद्र के किनारे खुले जो मैदान होते हैं वहाँ रहते थे, पहाड़ियों के ऊपर मौसम जो है वो ठंडा रहता है तो वहाँ रहते थे, ठीक है। तो ऐसे उनका जो है जगह जो है स्थान जो है वो परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य पाषाण काल के स्थल राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य व पूर्वी भारत में तथा दक्षिण भारत में कृष्ण नदी से लेकर दक्षिण तक पाए जाते थे। 1970 से 1977 के दौरान गंगा के मैदान में मध्य पाषाणकालीन संस्कृतियों से संबंध स्थल प्रकाश में आए। कुछ अन्य प्रमुख स्थल हैं जैसे पश्चिम बंगाल में वीर भानुपुर, गुजरात में लागनच, तमिलनाडु में टेरी समूह और मध्य प्रदेश में आदमगढ़ तथा राजस्थान में बागोर, गंगा द्रोणी में सराय, नहरराय और महादाह दो महत्वपूर्ण स्थल हैं। ये भारत के सबसे पुराने मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। ये पहले ऐसे स्थल हैं जहाँ पर स्तंभगत का साक्ष्य मिलता है, अर्थात इस काल में लोगों ने झोपड़ियाँ निर्मित की थी और इसमें निवास किया था। अगर हम बात करें मध्य पाषाण काल के स्थल की, तो जो ये दक्षिण उत्तर प्रदेश और मध्य और पूर्वी भारत जो है वहाँ से लेके भारत में कृष्ण नदी से लेकर दक्षिण तक जो है ये मध्य पाषाण काल स्थल जो है पाए गए हैं, ऐसा खोजा गया है। और 1977 के दौरान यहाँ पे गंगा जो नदी के आसपास के जो मैदान हैं, ठीक है,
वो वहाँ पे प्रकाश में आया कि उस टाइम से वो जो स्थल था वो भी मध्यकालीन जो मध्य पाषाण कालीन संस्कृति है उससे संबंध रखते हैं। इसके अलावा और भी कुछ अन्य प्रमुख स्थल है जो हमें पाए गए, उसमें आता है आपका पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल में वीर भानुपुर है, ठीक है। ये जो है अस्तित्व में आया, इससे भी हमें जो है मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में पता चला। वहाँ पे काफ़ी कुछ जो है मिला है, साक्ष्य मिले हैं। और गुजरात में लागनचा, ऐसे तमिलनाडु में टेरी समूह है। तो ऐसे ही ये सारे स्थान हैं जहाँ से हमें मध्य पाषाण कालीन के बारे में कुछ ना कुछ प्रूफ मिला है, ठीक है, कुछ ना कुछ साक्ष्य मिला है। और ये जो हैं इस स्थल को क्या कहते हैं, ये सबसे पुराने मध्यकालीन स्थल के रूप में माने जाते हैं, ठीक है, मध्य पाषाण कालीन के स्थल के रूप में माने जाते हैं ये। और यहाँ पे जो है लोगों ने झोपड़ी बनाई है, इसके भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे मध्य पाषाण कालीन में क्या होता था कि लोगों ने अपने रहने के लिए झोपड़ी बनाई, ठीक है, उसमें निवास करते थे। और जो पूरा पाषाण काल होता था उसमें क्या था कि लोग गुफाओं में रहते थे, उन्हें कुछ इस समय इतना विकास नहीं हुआ था कि वो झोपड़ी बना के रहें, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल आते आते इनका इतना विकास हो गया था कि वो जो है झोपड़ी बना के रहने लग गए थे, क्योंकि जलवायु भी है जो इस समय काफ़ी जो है गर्म हो गई थी, तो झोपड़ी में ही वो निवास करते थे। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में मानव जीवन कैसा था। जलवायु के बदलाव से इस काल के जीव जंतु और वनस्पति पर भी असर पड़ा, और इसका प्रभाव मानव के उपकरण बनाने पर भी पड़ा। अब वह लघु पाषाण उपकरण बनाने लगे थे जिससे वह तीर, भाले, दराती, चाकू आदि का प्रयोग कर सकते थे, ठीक है। काफ़ी सूक्ष्म जो है इस टाइम पर वो औजार बनाने लग गए थे, क्योंकि उनका इतना विकास हो गया था। पूरा पाषाण काल में वो बड़े पत्थरों का यूज़ करते थे, और जो ये जो मध्य पाषाण काल है उसमें वो छोटे छोटे पत्थरों का यूज़ करते थे, ठीक है। और उसको घिस घिस के काफ़ी पैना जो है पैने चीज़ बनाते थे, जैसे जिसमें आपका तीर, भाले ये सब आता है। शिकार है तो प्रमुख कार्य इस समय का मानव का ही था, परंतु अब शिकार में उसे अधिक भेड़ बकरियां तथा पशुओं का सहारा था। जंगली जानवर का शिकार भी वही किया करता था। इसके अतिरिक्त फल, कंदमूल के साथ साथ जंगली दोनों को इकट्ठा कर भोजन के रूप में प्रयोग करता था। इसके लिए वह छोटे छोटे पाइंटों की लकड़ियाँ या हड्डियों में जड़कर दराती बना लेते थे। तो इस समय में मानव का जीवन कैसा था, अगर हम बात करें इस समय जो मानव का जीवन था वो शिकार ही करता था इस टाइम पे, ठीक है। अभी उनका इतना विकास नहीं होता कि वो कृषि करे, तो कृषि नहीं थी इस टाइम पे, ओनली शिकार था। लेकिन यहाँ पे क्या था, औजार में जो है काफ़ी इन्वेंशन किया था उन्होंने। काफ़ी छोटे छोटे जो है सूक्ष्म पत्थर से जो है औजार बनाने लगे थे, जिसमें माइक्रोलिथ कहते हैं। उससे तीर, भाले ऐसे टाइप के औजार बनाने लग गए थे। और शिकार की बात करें तो अभी तो उनका यही था कि उसको शिकार करना है और खाना है, और इसमें जो है उन्होंने भेड़, बकरी, ठीक है, इन सब का सहारा लिया शिकार करने के लिए, ठीक है। इनको जो है बांधकर बड़े बड़े जानवरों को फंसाकर जो है उनका शिकार किया। और अगर बात करें फल फूल में, तो ये जो पेड़ों में जो फल फूल उगते थे, जंगली और जो खाने के होते थे, दोनों ही भोजन के रूप में यूज़ करते थे। और यहाँ पे जो है छोटी छोटी लकड़ी जो है इनका यूज़ करते थे। पॉइंट जो है वो भी एक प्रकार का औजार होता था, जो मध्य पाषाण काल के जो मानव थे उनने बनाना स्टार्ट किया था। और इसके अलावा जो हड्डी है, हड्डी का भी यूज़ करते थे वो शिकार करने के लिए। सो आई होप गाइज ये क्लियर हो गया होगा कि मानव जीवन कैसा था। इस समय मानव का जीवन ओनली शिकार करना ही था, ठीक है, सब शिकार करते थे वो। हाँ, बेशक उन्हें टूल जो थे उसमें काफ़ी सारे इन्वेंशन किए थे, कि काफ़ी नए नए तरीके के जो है औजार बनाए उन्होंने, और उससे जो है शिकार किया। और नेक्स्ट देखते हैं। और इसके अलावा अगर रहने की बात करें तो उनका जो स्थान था वो भी अलग हो गया। पहले पूरा पाषाण काल में वो गुफाओं में रहते थे, और मध्य पाषाण काल आते आते वो बाहर रहने लगे, खुले मैदान में रहने लगे। नेक्स्ट देखते हैं। और इसके बाद आपका आता है मृद भांड का प्रचलन अनाज रखने इत्यादि के लिए होने लगा था। जंगलों से शहद इकट्ठा करने के प्रभावी इस समय के हैं, और सामूहिक रूप से शिकार करने के साथ मानव इस समय नृत्य इत्यादि से अपना मनोरंजन भी किया करता था। यही नहीं, वह अपने रहने की गुफा, चट्टान, आश्रय इत्यादि में चित्रकारी भी करने लगा था। इस टाइम का मानव मृतक का संस्कार जमीन के अंदर करता था तथा उसके साथ कुछ उपकरण भी रख दिया करता था।
तो मृद भांड का भी यहाँ पे प्रचलन हो गया था, ठीक है। बर्तन जो है वो बनाने लग गए थे। अब आदि मानव जो उस समय के मानव थे उन्होंने बर्तन बनाना सीख लिया था, ठीक है। वो अपना टाइप से बनाते थे और यहाँ पे वो क्या करते थे, शहद भी इकट्ठा करते थे, ठीक है। बर्तन बना के उसके अंदर शहद इकट्ठा करके रखते थे। सामूहिक रूप से तो वो शिकार करते थे, यानी समूह के साथ, अकेले नहीं, समूह के साथ मिलकर वो शिकार करते थे। और जो इस समय का जो जानवर है उसने नृत्य करना भी सीख लिया था, ठीक है। उस टाइम में जैसा उन्हें आता होगा वैसे उन्होंने अपना मनोरंजन के लिए नृत्य करना भी स्टार्ट कर दिया था। और जो मैंने बताया कि गुफाओं के साथ साथ वो बाहर के जो एरिया, खुले मैदान होते हैं, वहाँ भी जो है वो रहने लग गया था। और जैसे उस टाइम का जो मानव था वो जैसे खाना पीना शिकार कर लिया, फिर शिकार करके खा पी के इसके बाद जो उनका खाली टाइम होता था तो मनोरंजन के तौर पर वो चित्रकारी भी कर लिया करता था, ठीक है। जैसे जैसे उन्हें आता था करना उस टाइप से वो चित्रकारी, काफ़ी साक्ष्य कई जगह से, कई गुफाओं से ऐसे साक्ष्य मिले हैं चित्रकारी के मध्य पाषाण काल के, जिससे हमें मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के बारे में पता चलता है। वहाँ पे कैसे कैसे जानवर थे उनके बारे में पता चलता है। और आदि मानव ने जो है चित्रकारी में औजारों के भी चित्र बनाए हैं, कैसे वो औजार यूज़ करते थे, ठीक है। जो जो उनके माइंड में रहता था, जो जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, वो सारे जो है उन्होंने चित्रकारी करी है उसकी, जिससे हम मध्य पाषाण काल की जो 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 चीज़ें यूज़ की जाती थी उसके बारे में हमें पता चलता है। इस टाइम का मानव जो है वो अंतिम संस्कार करना भी सीख गया था, ठीक है। जो मानव जो मर जाते थे उसको क्या करते थे, वो ज़मीन के अंदर रख देते थे और उनके साथ कुछ उपकरण भी रख देते थे। और अगर बात करें, उन्होंने जो पहला पशु मध्य पाषाण काल में मिलता है कि पालतू जो पशु है उनने कुत्ता पाला था। तो कहीं कहीं पे जगह पे ये भी साक्ष्य मिला है कि वो मृतक मानव के साथ जो है कुत्ते को भी रखा गया, ठीक है। ऐसी उस समय प्रथा थी कि मानव के साथ जो है कुत्ते को भी रखा जाता था। सो ऐसे काफ़ी सारे जो है साक्ष्य मिले हैं जिससे हमें पता चलता है मध्य पाषाण काल में जो है ऐसे लोगों ने संस्कार, जो उनका अंतिम संस्कार होता है, इस टाइप की वो क्रिया करते थे। अब हम शैल चित्र के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल में कैसे शैल चित्र हैं जो प्राप्त हुए हैं। भीम बेटिका आदमगढ़, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर में प्राप्त कला और चित्रकारी से हमें मध्य पाषाण युग के सामाजिक जीवन और आर्थिक गतिविधियों का अनुमान लगा सकते हैं। मध्य पाषाण काल के शैल चित्र आखेट करते, पौधों को चुनते, जानवरों को फंसाते, साथ बैठकर खाते, नाचते और बाजे बजाते लोगों को दर्शाते हैं, जो वहाँ पे चित्रकारी की गई है इस टाइप की। इन चित्रकारियों के सबसे प्रमुख विषय है जानवर। अन्य विषय है पशु के मस्तक के साथ मानवीय आकृति, वर्गाकार और आयताकार आकृति जो उत्कीर्ण रेखाओं से भरी हुई है और जिन्हें झोपड़ियां अथवा बाड़ों का सूचक माना जा सकता है। जो शैल चित्र में प्राप्त हुए हैं इसमें हमारा भीम बेटिका की जो गुफा है, आदमगढ़ है, प्रतापगढ़ है, मिर्जापुर है, ये सारी चीज़ें आती है। यहाँ से जो हमें प्राप्त हुए हैं साक्ष्य, ठीक है, कला के, ठीक है, यहाँ के कला और चित्रकारी के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उससे हमें पता चलता है कि मध्य पाषाण का जो मानव था वो कैसे कैसे चित्र मिले हमें। वहाँ पे वो पौधे को चुनते हुए चित्र बनाया हुआ है, जानवरों को वो फंसा रहे हैं, इस टाइप का बनाया, साथ बैठ के वो खा रहे हैं, एक सामूहिक जो है शिकार कर रहे हैं, नाचना गाना भी इन्हें स्टार्ट कर दिया था, तो नाचते गाते बजाते इस टाइप का चित्र जो है वहाँ से देखने को मिला है, जिससे हम क्या पता करते हैं कि उस टाइम मध्य पाषाण का जो मानव था वो ये सब करता होगा, ठीक है। और इसके साथ अगर अन्य विषय, ज़्यादातर उनका जो विषय है वो जानवर ही थे, क्योंकि उनका जो मेन उस समय जो मेन पर्पस था या मेन जो उनका वो था शिकार ही था, और शिकार में वो जानवरों का ही शिकार करते थे, इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे जानवरों के ही चित्र मिले हैं, ठीक है, शिकार करते हुए इस टाइप से। अगर इसके अलावा अन्य विषय है तो अन्य विषय में क्या होता था कि पशुओं के जो मस्तक है उनके साथ क्या हुआ कि मानवीय आकृतियों का जो है प्रमाण मिला है, ठीक है। पशु के मस्तक के साथ मानव की आकृति बनाई गई है, ऐसे कहीं कहीं पे जो है चित्र मिले हैं इन गुफाओं में। और भी काफ़ी सारी गुफाएं हैं, बट जो मोस्ट जहाँ हमें सबसे ज़्यादा जो है चित्रकारी देखने को मिली है वो हमारा भीम बेटिका आदमगढ़ और प्रतापगढ़ तथा मिर्जापुर में जो प्राप्त साक्ष्य है वहाँ से पता चलता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा चित्रकारी मिली। और यहाँ से हमें उस समय के जीवन के बारे में पता चलता है, मानव का सामाजिक जीवन कैसा रहा, ठीक है, कैसे गतिविधियाँ थी, इन सब के बारे में हम अनुमान लगाते हैं वहाँ के चित्रकारी से। नेक्स्ट देखते हैं। अगर बात करें भीम बेटिका की, तो भीम बेटिका में पुराने मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित भीम बेटिका से मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित गुफा चित्रकारी में सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, भीम बेटिका से, ठीक है। यहाँ की गुफाओं में पूरा पाषाणिक और मध्य पाषाण कालिक
दौर के दोनों कंकाल प्राप्त हुए। ठीक है, यहाँ पे जो पूर्व पाषाण है और मध्य पाषाण है, दोनों काल के जो कंकाल हैं यहाँ पे मानव के वो प्राप्त हुए हैं, और जिनमें से एक बच्चे के गले पर पड़ा ताबीज जादू टोने में और इनके विश्वास का प्रतीक है, यहाँ के सामुदायिक जीवन का संकेत मिलता है। तो जो भीमबेटका से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वहाँ पे जो है इस तरह के जो कंकाल मिले, कंकाल में जो है उनके गले में एक ताबीज मिला है, जिससे पता चलता है कि उस टाइम पे ताबीज बांधा जाता था, यानी कि जादू टोना जो है इस टाइप का भी उस समय प्रचलन था। यानी कहीं ना कहीं लोग जो है जादू टोना में विश्वास करते थे। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, उनके जीवन का संकेत मिलता है कि कैसी जो है इनकी गतिविधि थी उस टाइम पे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम मध्य पाषाण काल के औजारों की बात करें तो मध्य पूरा पाषाण युग से उद्योगों में मुख्य पत्थर कोर के लिए गए हैं। अगर हम बात करें पूरा पाषाण की तो वहाँ पे भी कोर ही पत्थर का यूज़ किया जाता था। ठीक है, और मध्य पाषाण काल में भी जो है कोर पत्थर जो है वो प्राप्त हुए हैं। शल्क आधारित अपेक्षाकृत छोटे और हल्के औजारों का उपयोग होता था। तो मध्य पाषाण काल में क्या था, औजार जो है छोटे छोटे औजारों का यूज़ किया जाता था, छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे, जिनमें कुछ बारीक से गढ़े गए हैं। सेवलाई और चक्रीय कोर प्रविधियों में बढ़ोतरी हुई है। अधिकांश क्षेत्रों में क्वार्टरजाइट पत्थर का उपयोग होता रहा है। तो जो पूरा पाषाण काल है वहाँ पे जो है क्वार्टरजाइट पत्थरों का उपयोग होता था, लेकिन वो बड़े जैसे पत्थर होते थे उनको वैसे ही यूज़ करते थे। ठीक है, लेकिन जब मध्य पाषाण काल आया तो उनमें जो है उसको तोड़ के बीच का जो फलक होता था, दोनों साइड के पार्ट तोड़ के जो बीच का हिस्सा था तो उससे जो है वो औजार बनाते थे। और अगर हम बात करें क्वार्टरजाइट पत्थर की तो ऐसा पत्थर होता था कि जिसको अगर हम दूर से तेजी से फेंकेंगे ना तो वो नीचे जाके दो टुकड़ों में टूट जाएगा। तो इस टाइप का पत्थर होता था। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, इस पे जो है मेंशन किया गया है कि उस टाइम पे लोग कैसे जो है पत्थरों का यूज़ करते थे। ठीक है, पहले जो है वो बड़े पत्थरों का यूज़ करते थे, फिर जो है वो बीच का पार्ट यूज़ करने लगे। ठीक है, उसको घिस घिस के पैना कर देते थे और फिर उससे जो है लोग शिकार करते थे। ठीक है, ये ना उस टाइम के टूल्स हैं। ठीक है, इसके अलग अलग नाम होते थे। ठीक है, जैसे खुरचनी, हथौड़ा, हस्तकटार, ये सब जो है इसके पत्थर के नाम होते थे पहले के टाइम के ये औजार थे। अब इसके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम औजार बनाने की तकनीक देख लेते हैं, वो किस टाइप से औजार बनाते थे। ठीक है, किस तरीके से औजार बनाते थे। इस काल के फलक उपकरण दो तकनीकों द्वारा बनाए जाते थे, यानी दो तरीकों से बनाए जाते थे। इस विधि में सर्वप्रथम पत्थर के फलक जो है उतार दिए जाते थे, यानी कि अगर पत्थर की बात करें तो उसका दोनों साइड का पार्ट जो है हटा के जो बीच का पार्ट होता था उसको यूज़ किया जाता था, और उस पार्ट को, जो बीच का पार्ट है, उसको फलक कहते हैं। और उन फलकों को दोबारा तीखा कर आवश्यकता अनुसार जो है आकार का उपकरण बनाया जाता था, यानी कि उसमें धार दी जाती थी। जो फलक है उसको फिर पैना किया जाता था, उसमें धार देके उन्हें जैसा जो है उपकरण बनाना है, जैसा औजार बनाना है, उस टाइप का वो औजार बनाते थे। और दूसरी विधि को जो है लपला विधि का यहाँ पे नाम दिया गया था। दूसरी जो पहली तो विधि है कि फलक जो है उसको बीच का जो पार्ट है वो यूज़ किया, उसमें धार लगाई और जो है इसको यूज़ कर लिया। ठीक है, वो लपला विधि जो है, अब हम लपला विधि का हम देख लेते हैं। इस विधि द्वारा निर्मित औजार जो है वो कहाँ से मिले, सर्वप्रथम जो है फ्रांस के तावलवा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे, इसलिए इसको लवलवा तकनीक का नाम दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि ये फ्रांस का जो एक स्थान है तावलवा, यहाँ से ये जो है प्राप्त हुए थे, जो दूसरी विधि के जो पत्थर थे। और इस विधि द्वारा पत्थर से जो फलक अलग किए उस तीखे उपकरण जैन प्रकार का औजार बनाना होता था, उसकी रूपरेखा दी जाती थी। दूसरे चरण में उसके भीतरी हिस्से को ऊपर से छील दिया जाता था। अगर हम बात करें दूसरे की तो क्रिया तो वही थी कि जो फलक है बीच का पार्ट यूज होना है, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा था उसको भी काफ़ी पैना किया जाता था। ठीक है, काफ़ी पतला सा नोकीला सा शेप दिया जाता था। और अगर हम तृतीय चरण की बात करें तो तृतीय चरण में एक छोटा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता था, जहां फलक रखकर 3 हथौड़े से आघात किया जाता था। इसे मनचाहा आकार का उपकरण बनाया जा सकता था। तो जो तीसरा चरण था उसमें क्या करते थे, जो फलक है उसको रख के उस पर हथौड़ा मारा जाता था। ठीक है, हथौड़ा मार के जो है उसका यूज़ किया जाता था, उससे औजार बनाया जाता था। और जो पूरा पाषाण का मानव जो है उस समय यहाँ पे अंत हो गया था, क्योंकि मानव का जो बुद्धि है उसका काफ़ी ज़्यादा विकास हो गया था। अब उसने नई नई चीज़ें सीख ली थी, नए नए
टाइप के जो है औजार बनाना सीख लिए थे। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे मध्य पाषाण काल में जो पूरा पाषाण का मानव था उसका अंत हो चुका था, क्योंकि उसकी बुद्धि का विकास काफ़ी अच्छा हो गया था। अब पहले जो है वो जो औजार होते थे उसको ऐसे ही यूज़ कर लेता था, बट उस समय उनका विकास इतना अच्छा हो गया था बुद्धि का कि उनने जो है अलग अलग तरीके के औजार बनाना स्टार्ट कर दिए। काफ़ी सारे जो है उनने छोटे बड़े हर टाइप के जो है औजार बनाए जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, ठीक है, उनके लिए सुविधाजनक हो, ऐसे टाइप के उन्होंने औजार बनाए। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम औजारों के बारे में, एक औजार के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम थोड़े औजार और हथियार किस तरह के बनाए गए थे, ठीक है, उसको देख लेते हैं। अगर हम बात करें पहले औजार की तो यहाँ पे आता है पैबल का नाम, ठीक है। इसके चित्र देख सकते हैं ये किस तरीके से बनाया जाता था और कैसी शेप होती थी इनकी। पैबल उस समय मानव पैबल नामक पत्थर का इस्तेमाल शिकार हेतु करता था और ये क्वार्टरजाइट पत्थर होते थे। इसे आसानी से फेंक कर तोड़ा जा सकता था। इस पैबल पत्थर पर जब एक तरफ धार बना दी जाती थी तो इसे कहते थे चॉपर, और अगर इसके पैबल के दोनों तरफ धार बना दी जाए तो इसे कहते थे चॉपिंग, ठीक है। तो इस एक सिंपल सा पत्थर है, ठीक है, अगर उसके एक साइड पे घिस दिया जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे, उसको चॉपर बोलते थे। उस समय का जो हथियार था इनका, ठीक है, उसको चॉपर नाम दिया गया। और अगर इनके दोनों साइड पे धार बना दी जाए तो उसको चॉपिंग कहते थे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है हैंड एक्स, यानी कि हाथ की कुल्हाड़ी, ठीक है, इस टाइप की होती थी पहले के टाइम में। और उस समय की हाथ की कुल्हाड़ी आधुनिक हाथ की कुल्हाड़ी जैसी नहीं थी। इस हाथ की कुल्हाड़ी का आकार त्रिभुजाकार होता था और इसमें त्रिकोण होता था। हाथ की कुल्हाड़ी पैबल नामक पत्थर से ही बनाए जाते थे। पैबल को चारों तरफ से घिस कर इसमें धार बना दी जाती थी तथा इसे त्रिकोण नुमा बना दिया जाता था। हाथ की जो कुल्हाड़ी है, अगर बात करें किस चीज़ में, तो क्वार्टरजाइट पत्थर होता था, ठीक है। ये जितने भी बने हैं औजार उस टाइम पे ये क्वार्टरजाइट पत्थर से बने हैं। और जो पैबल जो मैंने बताया था कि एक साइड से घिसो तो चॉपर और दोनों साइड से घिसो तो चॉपिंग कहलाता था। अगर इसको चारों तरफ से, ठीक है, हर तरफ से इसको घिस के एक त्रिकोण शेप दे दी जाए तो इसको हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी कहते थे। ताकि इसकी सहायता से किसी जंतु के सिर पर वार करके उसे मारकर शिकार के रूप में उसका उपयोग किया जा सके। हस्तकुठार मानव द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन उपकरण माना जाता है। तो जो ये हथौड़ी था इसका किस लिए यूज़ होता था, ताकि शिकार जो है वो आसानी से हो सके, और इसको इसीलिए त्रिकोण जो है बनाया जाता था ताकि ये जो इसका पैना एक साइड का होता है ना, उससे जो है वो जानवर के सिर पे वार करके उसको मारा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्लीवर, और इस हैंड एक्स का आकार यू या वी आकार में होता था। इसे क्लीवर कहते थे, ठीक है। इसको भी धार की तरह ही बनाया जाता था। इसके भी चारों तरफ जो है धार लगाई जाती थी। ये या तो यू शेप में होता था या फिर वी शेप में होता था, और इसका भी जो यूज़ है वो शिकार करने के लिए ही होता था। पैना बनाया जाता था ताकि जो जंतु है उसको एक बार में ही जो है मार के उसे मारा जा सके। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है खुरचनी या स्कैपर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग मनुष्य पशुओं की खाल को छीलने के लिए या फिर जो पेड़ों की छाल होती है उसको छीलने के लिए करता था, ठीक है। इसका जो शेप है वो इस तरीके से बनाया जाता था। काफ़ी पैना होता था अगर ऊपर की शेप की बात करें, और वहीं पे जो है पशुओं को में ऐसे गड़ा करके पशुओं की खालों में और मरे हुए पशुओं की, और उसको जो खाल है उसको उतारने के लिए यूज़ किया जाता था। और पेड़ों की जो है छालों को भी उतारने के लिए ये खुरचनी का उपयोग किया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ब्यूरिन, या इसको हम तक्षणी भी कहते हैं। ये एक ऐसा उपकरण होता था जिसमें एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ धार बनाई जाती थी, ठीक है। तो ये ऐसा काफ़ी पतला उपकरण होता था। इसकी बात करें तो इसके दोनों तरफ जो है धार काफ़ी पैनी बनाई जाती थी, और इसका जो शेप है वो भी काफ़ी शार्पर रखा जाता था ऊपर की तरफ से। गाइस आपका ये मध्य पाषाण काल है जो ये कंप्लीट हो गया है। एंड अब हम नव पाषाण काल जो है अब आगे पढ़ेंगे। तो जो नवपाषाण काल है उसको पाषाण युग का बिल्कुल अंतिम स्टेज भी कहा जाता है, ठीक है। और इस समय जो है
मनुष्य बहुत ही तीव्र गति से विकास कर रहा था। ठीक है, नव पाषाण काल में काफ़ी चीज़ें जो है विकसित हुई थी। ठीक है, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल इस वजह से जो है नव पाषाण काल को अलग करता है क्योंकि उस टाइम पर खेती भी होने लग गई थी। अगर मध्य पाषाण और पूरा पाषाण की बात करें तो उसमें जो मानव था उस समय का वो सिर्फ शिकार करके खाता था, लेकिन जो नव पाषाण का मानव था उसने खेती करनी भी स्टार्ट कर दी थी। तो चलिए नव पाषाण काल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल का सबसे विकसित काल नव पाषाण काल है। क्यों विकसित है? क्योंकि इस टाइम पे खेती जो है आरंभ हो गई थी। कपास जो है इन सब की खेती होती थी, जो है जावरा जो बाजरा, इन सब की खेती जो है देखने को ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विश्व भर में इस काल में कृषि कार्यों का प्रयोग मनुष्य ने शुरू कर दिया था, अर्थात अब मानव भोजन के लिए शिकार पर आधारित न रहकर उत्पादक बन चुका था। यानी कि वो चीज़ों को उगाने लग गया था, भोजन अनाज को उगाने लग गया था। यानी मनुष्य अब खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन चुका था। यानी कि जो वो खाद्य शिकार करके जो है वो खाता था, ठीक है, खाद्य अपने भोजन कहीं से ढूंढ के खाता था, अब वो भोजन जो है खुद उगाने लग गया था, अनाज जो है खुद उगाने लग गया था। पूर्व पाषाण के पश्चात मानव ने अपने औजारों में उन्नति कर ली थी, विभिन्न विभिन्न प्रकार के औजार बनाए। मध्य पाषाण काल में उन्होंने इतने सूक्ष्म तरह के जो है औजार बनाए थे। नव पाषाण काल में जो औजार थे वो और भी अच्छे होते थे। ठीक है, यहाँ पे स्लेट पत्थर का यूज़ किया जाता था। जो पूर्व पाषाण मध्य पाषाण के औजार है उसके अकॉर्डिंग अगर हम नव पाषाण काल के औजार की बात करें तो वो काफ़ी मजबूत होते थे, क्योंकि यहाँ पे पत्थर जो है स्लेट पत्थर से यूज़ किया जाता था, स्लेट पत्थर का यूज़ किया जाता था औजार बनाने के लिए। जो नव पाषाण काल का मानव था, इस काल का मानव ये जानने लग गया था कि बीज से वनस्पति बनता है और वह बीज बोने लगा। बीज बोने के साथ साथ उसने सिंचाई करना भी सीखा। ठीक है, सिंचाई करने के साथ साथ वह अनाज के पकने पर उसकी कटाई तथा उसका भंडारण करना सीख गया, यानी उसको जो है रखना सीख गया। और नव पाषाण काल में मनुष्य कृषक तथा पशुपालक दोनों ही था। ठीक है, उसने पशुपालन भी जो है स्टार्ट कर दिया था। इसमें काफ़ी सारे जो है पशु जो है वो पालने लग गया था और खेती तो वो करता था, खेती में भी उन्होंने काफ़ी सारी जो है फसलें जो है उसने उगाने स्टार्ट कर दी थी। कई स्थलों पर इस युग में अनाज के दाने मिले हैं। इन दानों से पता लगता है कि उस समय कई फसलें जो हैं उगाई जाती थी, जिसमें आपका जौ, बाजरा, ये सारी फसलें आती हैं। ठीक है, ये सब उन्होंने उगाना सीख लिया था। और अगर बात करें खाने की तो वो ऐसे साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं कि रोटियां भी बनती थी मध्य पाषाण काल में। ठीक है, ऐसे कई साक्ष्य मिले हैं। और जो जौ होता था उसका जो है यूज़ पीने में किया जाता था, उसका पानी बनाया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर पश्चिम में मेरठगढ़ जो अभी पाकिस्तान में है, और महागढ़ा जो उत्तर प्रदेश में है, और चिरांद ये बिहार में है। यहाँ से क्या प्राप्त हुए? यहाँ से गेहूँ, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना और हरा चना जैसी जो फसलें हैं उसको उगाने के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? यहाँ से मेहरगढ़ से और महागढ़ से, जो उत्तर प्रदेश है, पाकिस्तान और बिहार का जो क्षेत्र है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। वहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? दाने प्राप्त हुए हैं, गेहूं के, चावल के, बाजरा के, ठीक है, काले चने की, इन सब के दाने प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि उस टाइम इस चीज़ों की खेती होती होगी। इस युग में मनुष्य कृषि कार्य के कारण एक स्थान पर स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था। कहीं कहीं झोपड़ी और घरों के अवशेष भी मिले हैं। तो कृषि करता था तो वो बीज बोता था, तो बीज बोएगा तो फसल एक दिन में तो आनी जाएगी, तो उसे वेट करना पड़ेगा। इसके लिए वो एक ही जगह रहने लग गए थे। वो वेट करते थे, जब फसलें उग जाती थी तो फिर उसको काट के वो उसका यूज़ करते थे। और इसके लिए एक जगह रहने के लिए उन्होंने क्या किया? झोपड़ियाँ बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, कहीं कहीं पे जो है मिट्टी के घरों भी उन्होंने बनाए हैं। ऐसा देखने को जो है मिला है कि मिट्टी के घर का भी यूज़ करते थे। ठीक है, घास की झोपड़ियाँ बनाई जाती थी। ये सब जो है उस टाइम का नव पाषाण काल का मानव जो है करता था। नेक्स्ट देखते हैं। अब कृषि के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कृषि में नव पाषाण काल में सर्वाधिक क्रांतिकारी परिवर्तन कृषि की शुरुआत थी। इस काल में मानव ने मिट्टी में बीज डालकर फैलाना शुरू कर दिया, और मानव ने इस काल में गेहूं और जौ की खेती की। इसके अतिरिक्त चावल, बाजरे और मक्की के प्रमाण भी मिले हैं। कपास की खेती के भी प्रमाण जो है इस काल में मिलना शुरू हो गए थे। इस काल में सिंचाई व्यवस्था की भी शुरुआत हो गई थी। इसके लिए वो नहरों के पास जो है रहते थे और उसके आसपास के एरिया में जो है वो खेती करते थे। इस काल में कृषि के
उपयुक्त फसलें और उनके अनुरूप कृषि के तरीके ही नहीं बल्कि भूमि की खुदाई के लिए तथा फसलों की कटाई सह अनाज पीसने के लिए सिलबट्टे तथा भोजन बनाने के लिए विशेष औजार बर्तन तथा तकनीकों को प्रयोग में लाया गया। तो जो सिलबट्टे हैं वो कहाँ हमें देखने को मिलते हैं? सिलबट्टे का जो प्रमाण है वो हमें नवपाषाण काल में जो है मिलता है, क्योंकि सिलबट्टे का यूज़ कब हुआ? जब कृषि की, ठीक है, उन्होंने बीज बोए, ठीक है, अनाज बाजरा ये सब जो है बीज बोए उन्होंने, बाजरा गेहूँ, और इसको पीसने के लिए किसका यूज़ किया गया? सिलबट्टे का। तो उन्होंने पत्थर से जो है सिलबट्टे भी बनाने स्टार्ट किए। और भोजन के लिए उन्होंने जो है काफ़ी तरह के बर्तन जो है अपने हाथों से बनाते थे, ठीक है, हाथों से बर्तन बनाने लगे जो है इसमें, जिसमें अपना अनाज का जो है वो भंडारण करके रख सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नवपाषाण काल में पशुपालन की बात कर लेते हैं। तो इस काल में कृषि के साथ साथ मानव ने पशुपालन की आवश्यकताओं का भी अनुभव किया। पशु कृषि में तो सहायक होते ही थे, लेकिन साथ ही इनसे दूध तथा मांस की भी प्राप्ति हो जाती थी। इस काल में कुत्ता, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, बैल आदि पाले जाने लगे थे। ये पशु उस समय की मानव की लगभग सभी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक थे, अर्थात मांस और दूध का स्रोत भी ये पशु ही थे। सिलाई बुनाई के लिए भेड़ों से प्राप्त होने वाले रेशों का इस्तेमाल किया जाता था। पहिए के आविष्कार के परिणाम स्वरूप पहले बोझ ढोने के लिए, आवागमन के लिए पशुओं का ही प्रयोग किया जाता था। तो इस टाइम पे पशुपालन में काफ़ी सारे ने पशु जो है पालन स्टार्ट कर दिया था। मध्य पाषाण काल में सिर्फ कुत्ते ही जो है प्रमाण मिले कि इन्हें पाले हैं, लेकिन जो नवपाषाण काल है उसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरियां ये सब जो है वो पाने लग गए थे, जिससे उन्हें दूध की प्राप्ति हो जाती थी। वो दूध जो है पीते थे, और जो भेड़ बकरियां उनके बालों का यूज़ करके ये जो है सिलाई बुनाई ये सब करते थे, ठीक है। उससे जो रेशे प्राप्त होते थे भेड़ों से, उनकी जो है ये सिलाई बुनाई करते थे। और पहिए का आविष्कार भी इस टाइम पे हो चुका था, क्योंकि अनाज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, तो उसके लिए उन्हें जानवर की आवश्यकता होती थी, ठीक है। तो वो जानवर जो है इसलिए भी वो जो है बैल वैल गाय पालते थे, ताकि वो जो अनाज है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। पहिए, इसीलिए वो पहिए भी बनाए गए, ताकि पहिए पे जो है पहिए जो है सब बना करके, पहिए का रथ टाइप का बना करके उस पे जो है कोई जानवर को बांध करके जो अनाज है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। जो पाषाण काल है उस काल का जो पहला पशु जो था वो कुत्ता था, लेकिन जो इस काल का मनुष्य है वो पशुओं से काफ़ी ज़्यादा परिचित हो चुका था। वह ये समझने लगा था कि अगर पशु के समीप रहेंगे तो जब चाहेंगे उनका शिकार कर सकेंगे, इसलिए वह अपने खेतों से उत्पन्न चारा उन्हें देने लगा था। धीरे धीरे आवश्यकता एवं उपयोगिता के अनुसार पशुओं की संख्या बढ़ती चली गई। तो उन्होंने पशुओं तो एक तो इसलिए भी पाले ताकि वो उन्हें इधर उधर ना जाना पड़े, वो उससे शिकार भी कर ले और उनका यूज़ भी कर ले खेती में, ठीक है। इसके लिए उन्हें जीवित रखने के लिए वो जो फसल उगाते थे, ठीक है, वो घास जो है वो अपने पशुओं को खिलाने लग गए, ठीक है, उसको उनको जीवित रखने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम थोड़ा अनाज की बात कर लेते हैं, ठीक है, किस टाइप के अनाज जो है मिले हैं। इस काल में मानव जंगली जौ, गेहूं इकट्ठा करता था तथा कुछ सीमित स्तर पर इन्हें उगाना भी प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त मसूर के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी के कोलड़ी हवा नामक स्थान से भी नवपाषाण से पहले मध्य पाषाण काल के जंगली चावल के प्रमाण प्राप्त हुए थे। अगर अनाज की बात करें तो गेहूं जो है जंगली जौ, गेहूं ये सब जो है प्राप्त हुए। इसके बाद अगर हम बात करें मध्य पाषाण काल की, तो वहाँ के जो यूज़ होते थे उस समय पे, ठीक है, उसके भी प्रमाण, उसके भी साक्ष्य जो है हमें नवपाषाण काल में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि काटने और बुनने की क्या कला थी उसमें नवपाषाण काल में, क्योंकि वो एक बहुत ही विकसित काल था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया था वो एरिया उस टाइम का काल। इस काल में कपड़ा बुनने की कला का भी आविष्कार हो गया था। अब वह लोग खाल तथा पत्तियों के वस्त्र पहनने लगे थे। चरखे का आविष्कार एशिया में तथा नवपाषाण काल में हुआ था। यह आविष्कार अवशेष मिस्र तथा पश्चिम एशिया में मिलते हैं। इस युग के मानव ने चरखे की सहायता से कपड़ा बनाना शुरू कर दिया था। स्विट्जरलैंड से कुछ कपड़े के अवशेष, मछली पकड़ने के जाल का एक टुकड़ा तथा टोकरी प्राप्त हुई है।
नवपाषाण गांव में कपास के प्रमाण मिले हैं। ये कपास की खेती और भेड़ पालन होता था यहाँ पे, और अतः कपड़ों का व्यापक प्रयोग इस काल में शुरू हो गया था। सुइयों से वस्त्र भी सिले जाते थे। तो काफ़ी जो है यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे कपास जो है कपास की खेती होती थी, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी मात्रा में रुइयाँ मिल जाती थी। और अगर बात करें स्विट्ज़रलैंड में भी जो है काफ़ी सारे अवशेष जो है कपड़ों के मिले हैं, जिसमें हमें क्या मिला है कि मछली पकड़ने का जो है एक जाल का टुकड़ा और उसके साथ एक टोकरी प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि उस समय जो है मछली पालन भी हो गया था और मछली जो है पकड़ी जाती थी। इसके बाद जो कपास है, कपास की खेती होती थी। काफ़ी जगह जो है नवपाषाण काल में जो है मिले हैं इसके प्रमाण। और भेड़ पालन तो था ही, उससे जो है जो उनके रेशे होते थे, जो उनके बाल होते थे, उनसे जो है कपड़े बनाए जाते थे और जो वस्त्र है सिले जाते थे। और इसके बाद बात करें कि जो पत्तियां होती थी पेड़ों की, उससे भी जो है वस्त्र बनाए जाते थे इसमें। और इस टाइम पे चरखे का भी आविष्कार हो चुका था, ठीक है। चरखे से जो है यहाँ पे कपड़े बनाए जाते थे चरखे की सहायता से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्थायी जीवन, क्योंकि उनका जीवन जो है नवपाषाण काल में कृषि की वजह से स्थायी हो गया था। पूर्व पाषाण काल में मनुष्य अपनी उदरपूर्ति के लिए इधर उधर घूमता रहता था, परंतु नवपाषाण काल में कृषि कार्य, पशुपालन और नए नए आविष्कारों के कारण स्थायी रूप से रहना उन्होंने आरंभ कर दिया था। स्थायी रूप से रहने के लिए उसे घरों की आवश्यकता महसूस होने लगी। प्रारंभ में वह झाड़, घास फूस, पत्तों के घर बनाकर रहता था, ठीक है, जिसे पिट हाउसेस और मड हाउसेस के प्रमाण जो है लगभग सभी नव पाषाणकालीन स्थलों पर मिले हैं, ठीक है। इस टाइप के जो प्रमाण है, छोटे छोटे हाउस मड, जो मिट्टी के घर बनते थे, ठीक है, और पत्तों के जो घर बनते थे, झोपड़ियाँ बनती थी, उसके जो है हमें प्रमाण काफ़ी मिले हैं। नवपाषाणकालीन यूरोप और एशिया की जनसंख्या छोटे छोटे समुदाय के रूप में गांव में रहती थी, ठीक है। तो ये पहले जब अलग अलग शिकार करते थे, फिर इन्हें सामूहिक शिकार करना सीखा। जब सामूहिक शिकार करना सीखा, फिर नवपाषाण में क्या हो गया, ये स्थायी यानी परमानेंट हो गए। तो परमानेंट भी एक समूह के रूप में रहने लगे। ये कहीं पे छोटे छोटे समूह जो है बसने लगे और वहाँ बस के ये मिलके जो है अपना एक साथ खेती काम वाम किया करते थे। नवपाषाण काल में सुरक्षा के लिए बस्तियां जो है वो ऊंचे स्थानों पे बनाई जाती थी। जो जंगली जानवर होते हैं वो आक्रमण ना कर दे, इस सुरक्षा की वजह से सुरक्षा के लिए यहाँ पे जो उनकी झोपड़ियाँ होती थी वो ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बनाते थे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब नवपाषाण काल की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके बारे में देख लेते हैं। नवीन आविष्कारों से मानव जीवन सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, ठीक है। नए नए आविष्कार हुए थे जिसकी वजह से उनका जो सामाजिक जीवन है वो भी काफ़ी चेंज हो गया था। एक स्थान पर इकट्ठा रहने की वजह से उनमें संगठन की भाव आया, यानी एकता का भाव आया उनमें, और जिसमें सब सदस्य जो थे वो मिलजुल कर कार्य करते थे। और ये ऐसा अनुमान है कि सामाजिक संगठन की इकाई कबीले के अपने अपने चिन्ह होते थे, ठीक है। तो कबीले जो है अपना एक एक चिन्ह बना के रखते थे, ठीक है। ये इनका चिन्ह है। जिन्हें कबीले के सदस्य अपना अति पूर्वज मानते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार इस काल में राजा का अस्तित्व आरंभ हो गया था, ठीक है। परंतु इसके बारे में निश्चय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो लोग थे वो कबीला बनाने लग गए थे। कबीले की वजह से वो जो चिन्ह बनाते थे वो अपने किसी पूर्वज का चिन्ह बना देते, वो उनके अकॉर्डिंग कि वो उनके पूर्वज है। तो इस टाइम में जो कबीले थे उनमें भी एक हर घर का एक मुखिया होता था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है राजा का भी अस्तित्व सामने आता है, बट ये निश्चय नहीं है, ये एक प्रकार से अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था में विवाह की नियमित व्यवस्था चल पड़ी थी। व्यक्तिगत संपत्ति की प्रथा से आपसी संघर्ष को बढ़ावा मिला और युद्ध में जो शत्रु पकड़े जाते थे उनसे दबाव देकर काम कराया जाता था। इस प्रकार गुलाम प्रथा भी चलने लगी थी। कालांतर में नगरों की भी स्थापना होने लगी थी। इस प्रकार नवपाषाणकालीन सामाजिक व्यवस्था पूर्ण पाषाणकालीन की व्यवस्था से काफ़ी विकसित थी। अगर बात करें हम विवाह की, तो यहाँ पे विवाह भी जो है होने लग गई थी, विवाह जैसे क्रिया भी होने लग गई थी। और यहाँ पे जो है कबीले थोड़ी थोड़ी दूर पे होते थे, ठीक है। तो एक अलग कबीला अगर एक कबीले से दूसरे कबीले की लड़ाई हो जाती थी, ठीक है, तो वहाँ के जो शत्रु पकड़े गए, अगर वो शत्रु पकड़े गए तो उनको दबाव देकर काम जो है कराया जाता था। तो कहीं ना कहीं जो है गुलाम प्रथा भी यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पे नगरों की भी जो है ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि नगरों की भी स्थापना जो है इस टाइम पर हो
हो गई थी। इस प्रकार नव पाषाण कालीन सामाजिक व्यवस्था जो है वो पूर्ण पाषाण काल से अलग है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। जो पूरा पाषाण का जो मानव था वो सिर्फ खाना और शिकार करना जानता था, ठीक है, लेकिन जो नव पाषाण का जो मानव था वो काफ़ी कुछ सीख चुका था शिकार के अलावा। अब जो है हम नव पाषाण काल की आर्थिक दशा देख लेते हैं। उस टाइम की आर्थिक जो स्थिति थी वो कैसी थी। नवपाषाण कालीन मानव ने जब कृषि उत्पादन शुरू किया था तब मानव ने यायावर जीवन त्याग कर स्थायी बस्तियों की स्थापना शुरू कर दी थी। यायावर मतलब कि जब वो शिकार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, जब वो ये भटकता हुआ जीवन था उनका, वो छोड़कर उन्होंने क्या किया था, एक परमानेंट जगह पे वो रहते थे, ठीक है, उसकी स्थापना की, बस्तियों की स्थापना की, कबीले में जो है वो समूह बना बना कर रहने लग गए। इसलिए स्थायी जीवन में जीने के बाद मनुष्य ने संसाधन एकत्र किए। इस समय तक मनुष्य ने कुंभकारी के बर्तन बनाने सीख लिए थे। साथ ही बर्तनों में चित्रकारी का भी आभास मिलता है कि बर्तनों में जो है चित्र बनाए जाते थे, चित्रकारी की जाती। दक्षिण भारत के संगनकल्लू और पिकलेहल में चमकदार पॉलिश किए हुए पत्थर के उपकरण और मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। इनमें हत्था यानी कि हैंडल लगाने के लिए व्यवस्था की गई और कृषि कार्यों में कटाई मड़ाई के लिए पत्थर के उपकरण बनाए गए। किले गुल मोहम्मद नामक स्थान से कृषि के प्रमाण, पशुपालन के प्रमाण भी मिलते हैं। तो अगर इसकी आर्थिक दशा की बात करें तो यहाँ पे क्या है, मानव ने बर्तन बनाने स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है, तो बर्तनों पे चित्रकारी भी जो है देखने को मिलती है, ठीक है। ये जो मानव था इस समय का अब परमानेंट रहने लग गया, तो वो इधर उधर जाता नहीं था। और बर्तनों की बात करें तो बर्तनों में इन्होंने काफ़ी कुछ जो है इम्प्रूवमेंट हुई थी। यहाँ पे हैंडल वाले जो है बर्तन जो है यहाँ पे बनाए गए थे, ठीक है, तो काफ़ी कुछ जो है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई थी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका श्रम विभाजन। इसमें आप देखेंगे कि श्रम विभाजन कैसे हुआ है इसका। इन नवपाषाण कालीन समाजों में किसी प्रकार का औद्योगिक श्रम विभाजन नहीं होता था। अगर हम बात करें औद्योगिक का, तो औद्योगिक श्रम नहीं था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो श्रम विभाजन था स्त्री पुरुष के बीच होता था। श्रम विभाजन केवल स्त्री और पुरुष के बीच होता था। स्त्रियाँ खेत जोतती थी, अनाज पीसती और पकाती थी, काट कर तथा बुनकर कपड़े तैयार करती, बर्तन बनाती और उन्हें पकाती थी। दूसरी तरफ पुरुष शायद खेत साफ करते, झोपड़ी बनाते, जानवर पालते, शिकार करते और औजार हथियार बनाते थे, ठीक है। तो इस तरह जो कार्य था, कार्य कैसे बट गया था कि जो महिलाएं थी वो ज़्यादातर घरों का, खेतों का काम करती थी और जो मनुष्य था वो क्या करता था, वो जो मानव था उस समय का पुरुष, वो जानवर को पालता था, ठीक है, उसको शिकार करवाता था, ठीक है, औजार बनाता था, हथियार बनाता था, झोपड़ी बनाता था। इस टाइप का काम जो है उस समय का पुरुष करता था। समाज में स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका थी उस टाइम पे और प्राप्त प्रमाणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय का जो समाज था वो मातृ प्रधान था, ठीक है। अभी इस समय का क्या है, प्रथा है, लेकिन उस टाइम का क्या था, मातृ प्रधान जो है समाज था। अब नवपाषाण काल में जो औजार थे उसके बारे में देख लेते हैं। इस प्रकार मानव ने चिकने, चमकदार तथा सुडौल हथियार बनाना की विधि का जो है आविष्कार किया। इसमें कठोर पत्थर की पॉलिशदार कुल्हाड़ी का प्रमुख है और इस काल में हथौड़े, छनी, खुरपा, कुदाल, हल, हसिया और सिलकर का प्रयोग किया जाने लगा। ये औजार कृषि और शिकार के प्रयोग किए जाने लगे। भूमि को खोदने के लिए समांतर नुकीली छड़ी जिसके सिरे पर सुराख करके पत्थर लगा होता था का प्रयोग होता था, परंतु अधिकतर अफ्रीका कबीले जमीन को खोदने में हल का प्रयोग करते थे। यूरोपीय तथा एशियाई जाति भी एक ऐसा ही करती थी। तो यहाँ का जो औजार था, यहाँ का जो जिस पत्थर से औजार बनाया जाता था, स्लेट पत्थर के ज़्यादातर यहाँ पे औजार बनाए जाते थे। काफ़ी मजबूत पत्थर होता था जिससे काफ़ी शार्प चीज़ें बनाई जाती थी, जिसमें आपका छनी, हथौड़े, ये कुदाल, हसिया, ठीक है, ये सब आता है। और यहाँ पे हल के भी प्रमाण मिले हैं कि ज़मीन को खोदने के लिए हल का भी यूज़ किया जाता था, ठीक है। और नोकीली छड़ी, ठीक है, नोकीली छड़ी का यूज़ किया जाता था। उसके सिर पे जो है सुराख करके जो है वहाँ पे एक पत्थर लगा होता था और उससे जो है उसको भूमि को खोदने में यूज़ किया जाता था। मध्य पाषाण काल में बदलती हुई जलवायु ने नए प्रकार के औजार बनाए। ये औजार कैल्सिडोनी, जैस्पर, चर्ट और ब्लेडस्टोन नामक पत्थरों से बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये जो औजार थे
ये कासिलडोनी और जैस्पर जो पत्थर का नाम होता था उस टाइम पे, ये वो पत्थर होते थे, चर्ट पत्थर और ब्लड स्टोन, ये जो पत्थर होते थे ये काफ़ी मजबूत होते थे, ठीक है। तो इससे जो है औजार बनाया जाता था और लकड़ी के हत्थे लगाकर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो पत्थरों का यूज़ किया जाता था और गोल गोल शेप दी जाती थी उसको, उसको खोदने के लिए यूज़ किया जाता था और लंबी लंबी लकड़ियों की सहायता से जो है उसे बांधा जाता था। इन औजारों को अलग अन्यंत्र कार्यों व उपकरण के लिए बनाया जाता था। फलक पॉइंट्स खुरचने के काम आने वाले, खुदाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले त्रिकोण, अर्धचंद्र का छेद करने के लिए तथा सीने के लिए सुआ यानी कि सुई, ये सब का भी यूज़ होता था उस टाइम पे। जो नवपाषाण काल है, सुई जो है हमें नवपाषाण काल में ही देखने को मिलती है। अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो वहाँ पे हमें औजार तो मिले हैं बट सुई का प्रमाण हमें मध्य पाषाण काल में नहीं मिलता है। नवपाषाण काल के मानव ने औजारों के निर्माण में और अधिक कुशलता प्राप्त कर ली थी। पत्थर के ये औजार अधिक सुंदर और चिकने होते थे। इन्हें रगड़ रगड़ कर चिकना, चमकदार तथा तेज बनाया जाता था। इस काल में हड्डी व लकड़ी के भी औजार बनाए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हड्डियों का भी यूज़ किया जाता था कि हड्डी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती थी तो जानवर के जो है हड्डी का यूज़ किया जाता था। अगर बात करें हाथी के, तो हाथी के दांतों का भी यहाँ पे यूज़ होता था, औजार के रूप में वो दांतों का भी यूज़ करते थे। इसके बाद समाधियाँ देख लेते हैं। समाधियों के बाद आपका ये नवपाषाण काल भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका ताम्रकाल रह जाएगा और खाद्य उत्पादन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। संभवतः इस काल का मानव का कृषि और पशुपालन के साथ ही समाज से संबंधित आचार व्यवहार का विकास हुआ, ठीक है। उनके आचार व्यवहार में का भी विकास होने लगा नवपाषाण काल में। और इस काल के मानव के मिले पुरातात्विक सूत्र से इस काल की समाधियों में मृतकों की संबुद्ध अस्थियां रखी जाती थी। ये समाधियां जो हैं कुछ इस प्रकार की थी। तो यहाँ पे क्या थी, मृतकों की अस्थियां रखी जाती थी, यानी कि जो मानव होते थे उनको जो है जमीन में गाड़ने की जो है प्रथा थी और उसके साथ जो है कुत्तों को दफनाने की प्रथा थी मध्य पाषाण काल में। और यहाँ पे क्या होता था कि अस्थियों का भी, यहाँ पे अस्थियां भी रखी जाती थी, ठीक है। उसको संभाल के रखा जाता था। इस टाइप का वहाँ पे नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। सो यहाँ पे दो प्रकार की समाधियों का जो है वर्णन है। अगर हम बात करें पहले समाधि की तो ये शिष्ट समाधि है और एक आयताकार खाई के चारों ओर पत्थर के संदूक की आकृति बनाकर मृतक की अस्थियां रखी जाती थी। अस्थियों के साथ औजार और आभूषण भी रखे जाते थे। समाधि में एक से अधिक व्यक्तियों की अस्थियां रखी जाती थी और ब्रह्मगिरी से कुछ इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जो शिष्ट समाधि है ये कैसे की जाती थी कि जो मानव है वो उसकी अस्थियों के साथ औजार, आभूषण ये सब जो है रखे जाते थे उसमें, ठीक है। तो ये आता है आपके शिष्ट समाधि में और इसके प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं, जो ब्रह्मगिरी है वहाँ से हमें इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि इस टाइप की कोई समाधि थी। नेक्स्ट समाधि है हमारी पिट सर्कल, ठीक है। ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित 8 से 12 फीट का वृत्त जिसकी गहराई 6 से 8 फीट होती थी। संभवतः शुरू में लकड़ी की अर्थी पर शव रखा जाता था। शव के जल जाने पर अस्थियां एकत्र कर इस समाधि में रखी जाती थी। अस्थियों के साथ आभूषण और मृद भांड भी रखे जाते थे और इस प्रकार के साक्ष्य में ब्रह्मगिरी की समाधियों से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो दूसरी प्रक्रिया थी इसमें क्या था कि जो लकड़ी होती थी, लकड़ी पर जो है लकड़ी की अर्थी पर जो है सबको रखा जाता था और जब वो जल जाती थी, ठीक है, तो उसकी जो अस्थियाँ होती थी उसको वो एकत्र करते थे और फिर उसकी जो है उसको समाधि में रखी जाती थी, ठीक है। तो इस प्रकार के साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये भी हमें जो है ब्रह्मगिरी समाधि से ही प्राप्त हुए हैं। सो गाइस हमारा ये नवपाषाण काल भी कंप्लीट होता है। हमारा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल कंप्लीट हो गया है एंड अब हमारा ताम्रकाल और खाद्य उत्पादन रह रहा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो आई होप गाइस मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।